हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज का ये वीडियो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है सीसीएल एस्पिरेंट्स के लिए, जो बच्चे कल के दिन माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। सीसीएल का 24 घंटा से भी कम अब समय बचा है। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ नया अब आपको नहीं पढ़ना है। जितना भी चीज आप पढ़े हैं उन चीजों का आप रिवीजन करिए तो आपके लिए बेटर होगा। इस वीडियो में हम सीसीएल के बारे में बेसिक डिटेल देखेंगे, सीसीएल का प्रोडक्शन देखेंगे, सीसीएल का मेजर एक्सीडेंट देखेंगे और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो लास्ट टाइम रिवीजन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और हो सके कि इस वीडियो से आपको एक दो क्वेश्चन कल के एग्जाम में टैली कर जाए, एक दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सके। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है इस पीडीएफ को क्रिएट करने में, इधर उधर से सोर्स इकट्ठा करने में, तो मेरे इस मेहनत पे एक लाइक तो बनता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। बढ़ते हैं आगे, हम सीसीएल का कुछ बेसिक टर्म देखते हैं, आपको रिवीजन करा देते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। सीसीएल एक मिनी रत्न कैटेगरी का कंपनी है जो कोल इंडिया लिमिटेड का एक सब्सिडरी है। इसका जो सीएमडी है वो मिस्टर पीएम प्रसाद है। ठीक है, सीसीएल के सीएमडी कौन है? मिस्टर पीएम प्रसाद। और एक बात आपको मैं बता दूं, कल ही के दिन एक न्यूज आया है कि जो पीएम प्रसाद हैं वो सीआईएल के चेयरमैन बनने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये कल का न्यूज है और आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में इससे तो क्वेश्चन आने का चांसेस कम है क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी रेडी हो गया होगा और इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप लोग इंफॉर्मेशन के लिए जान लीजिए कि पीएम प्रसाद जो है वो नेक्स्ट सीआईएल के चेयरमैन बनने वाले हैं। अभी जो चेयरमैन है सीआईएल के वो प्रमोद अग्रवाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बनने वाले हैं वो मिस्टर पीएम प्रसाद बनने वाले हैं जो अभी सीसीएल के फिलहाल सीएमडी है। डायरेक्टर टेक्निकल की बात करें सीसीएल का तो मिस्टर राम बाबू प्रसाद हैं। डायरेक्टर पर्सनल जो है मिस्टर हर्षनाथ मेहता है। ये दोनों क्वेश्चन भी आप हर्षनाथ मिश्रा है, ये दोनों नाम भी आप दिमाग में रख लीजिए। हो सके कि एससीसीएल डब्ल्यूसीएल जैसा सीसीएल भी आपसे सीसीएल का डायरेक्टर टेक्निकल पूछ दे क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इसका हिस्ट्री देखते हैं। हम लोग सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का अब हम लोग एक हिस्ट्री देखते हैं। देखिए, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आता है ये। ठीक है, जो इसको कैटेगरी कब से मिला है? सिंस अक्टूबर 2007, यानी 2007 से लेकर अभी तक ये सीसीएल जो है मिनी रत्न कैटेगरी 1 में है। ड्यूरिंग 2009-10 कोल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी रीच्ड हाईएस्ट फिगर। ये आपको नहीं देखना है, इसमें बेसिकली ये बता रहा है कि 9-10 में उस टाइम तक का हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन 47.08 मिलियन टन रिजर्व था, मतलब प्रोडक्शन हुआ था। अब तो खैर ये बढ़ गया है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं, फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1975। जब कोल इंडिया लिमिटेड स्टार्ट हुआ था तब आपको पता होगा कि उसके पास सिर्फ फर्स्ट 5 सब्सिडरी थी। अभी जो है टोटल 8-9 है, ऐसे सीसीएल में 8 दिया है। ठीक है, तो पहले जो थी 5 थी, उस 5 में से एक था सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जब कोल इंडिया लिमिटेड का निर्माण हुआ था 1975 में। ठीक है, ये कुछ इसका हिस्ट्री है बेसिक सा। अब हम ऑपरेटिव माइंस देखते हैं कि टोटल कितना ऑपरेटिव माइंस है। आप डाटा पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, ये सारा डाटा मैंने सीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ कोल या फिर कोल इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। कोई भी डाटा आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी साइट से नहीं मिलने वाला है इस वीडियो में। नंबर ऑफ माइंस जो है अभी ऑपरेटिव माइंस 43 ऑपरेटिव माइंस है, जिसमें 5 अंडरग्राउंड और 38 ओपन कास्ट माइंस है। हालांकि बहुत दिन से ये पेज सीसीएल ने अपडेट नहीं किया है, हो सके कि कुछ चेंजेस इसमें हो, लेकिन अभी जो पेज पे अवेलेबल है वो यही है। 43 ऑपरेटिव माइंस, 5 अंडरग्राउंड है और 38 ओपन कास्ट माइंस है। ठीक है, वॉशरी की बात करें तो 5 वॉशरी है, जिसमें 4 कोकिंग कोल वॉशरी है जो कठारा, रजरप्पा, केडला और स्वांग में है, और एक नॉन कोकिंग कोल वॉशरी है जो आपका पिपरवार एरिया में पड़ता है। रिपेयर वर्कशॉप की बात करें तो एक सेंट्रल वर्कशॉप है बड़का काना में, 5 रीजनल वर्कशॉप है जो कहां पे है? जरंडी में है, तापिन नॉर्थ, डकरा, गिरिडीह और बुरकुंडा में आपका 5 ये रीजनल वर्कशॉप है। अब ऑपरेटिंग कोल फील्ड की अगर बात करें कि सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के अंदर कितने ऑपरेटिंग कोल फील्ड है, इसमें आपको 7 नाम मिलेगा। 7 कोल फील्ड है सीसीएल के। ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, नॉर्थ करणपुरा, साउथ करणपुरा, रामगढ़, गिरिडीह और हुटार। ठीक है, ये 7 कोलफील्ड है सीसीएल का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके एरिया के बारे में देखते हैं। देखिए, सीसीएल का एरिया के बारे में बहुत किसी को कंफ्यूजन होता है कि टोटल 12 है कि 13 है। यहां तक कि आप जब सीसीएल के वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको 2 अलग अलग जगह पे 2 अलग अलग डाटा मिलेगा। पहला देखिए, अगर आप एरिया टैब में क्लिक करते हैं सीसीएल का तो आपको ये डाटा मिलेगा, बरका सयाल, अरगड्डा, नॉर्थ करणपुरा, राजरा, पिपरवार, रजरप्पा, कुज्जू, हजारीबाग। उसके
उसके बाद बोकारो एंड करगली, ढोरी, कठारा, आम्रपाली एंड चंद्रगुप्त, और एक नया नाम मुझे दिखा मगध एंड संघमित्रा। ये दोनों एक तरह से सोचिए तो एक ही है, मगध एंड आम्रपाली एरिया इसको बोलते हैं। इसी के जस्ट नीचे टैब में आप जाइएगा तो यहाँ पे एरिया और उसका प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। इसमें कहीं भी ये जो आम्रपाली एंड चंद्रगुप्त और मगध और संघमित्रा एरिया है उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ लिखा है मगध और आम्रपाली। तो ऐसे अगर देखेंगे तो टोटल आप देख लीजिए टोटल कितना एरिया है। बड़का सयाल, अरगड्डा, नॉर्थ करनपुरा, आगे देखते हैं हम लोग राजरा, पिपरवार, रजरप्पा, कुज्जू, हजारीबाग, उसके बाद से बोकारो एंड करगली, ढोरी, कठारा, मगध और आम्रपाली, इतने एरिया है। और इस एरिया में कितने कितने ऑपरेटिंग माइंस है ये आपको इस लिस्ट में मिलेगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद हम कुछ अब मेगा प्रोजेक्ट देखते हैं सीसीएल का जो अंडर प्रोसेस है, मतलब उस प्रोजेक्ट को अभी मेगा प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिला नहीं है। पहला प्रोजेक्ट है आमलो ओपन कास्ट जो ढोरी का है, ठीक है, ये कोकिंग कोल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद भैरवी ओपन कास्ट है जो रजरप्पा एरिया में पड़ता है, ये भी कोकिंग कोल करता है। फिर ईपीआर टोपा ओपन कास्ट जो कुजू एरिया में है, ये भी कोकिंग कोल करता है। उसके बाद अभी तक जो सीसीएल का मेगा प्रोजेक्ट है, जो अभी मेगा प्रोजेक्ट एज अप्रूव हो चुका है, उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्ट नेम मगध ओपन कास्ट, ये मगध एरिया का है। टोटल इसका जो कैपेसिटी है मिलियन टन पर ईयर का वो 51 मिलियन टन है और ये नॉन कोकिंग कोल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आम्रपाली ओपन कास्ट है, 25 मिलियन टन पर ईयर का कैपेसिटी है इसका प्रोडक्शन का और ये भी नॉन कोकिंग कोल प्रोड्यूस करता है। आप सिर्फ देखते जाइए कि कौन कौन सा माइंस है जो मेगा प्रोजेक्ट है सीसीएल का। अशोका ईपीआर ओपन कास्ट, संघमित्रा ओपन कास्ट, चंद्रगुप्त ओपन कास्ट, ईपीआर कारो ओपन कास्ट, रोहिणी करकट्टा ओपन कास्ट। उसके बाद आपको मिलेगा ईपीआर कोनार ओपन कास्ट जो कुकिंग कोल प्रोड्यूस करता है। नॉर्थ उरीमरी ओपन कास्ट जो नॉन कुकिंग, देखिए सी मतलब कुकिंग, एनसी मतलब नॉन कुकिंग कोल, ये माइंस प्रोड्यूस करता है। पुंडी आरो ओपन कास्ट ये कुजू एरिया में है, कुकिंग कोल प्रोड्यूस करता है। कोट्रे बीएनपी ओपन कास्ट जो केबीपी एरिया का है, इसका जो है प्रोडक्शन वो कुकिंग कोल का होता है। उसके बाद लास्ट आपका है पतरातू एबीसी जो बड़का सयाल एरिया में आता है, ये नॉन कुकिंग कोल प्रोड्यूस करता है। तो टोटल आपको 12 मेगा प्रोजेक्ट मिल जाएगा सीसीएल का। और जो मेगा प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस में है उसमें 3 नाम आएगा आपका, आमलो, भैरवी और ईपीआर टोपा ओपन कास्ट, ठीक है। अब हम लोग कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं। आप लोगों को सीसीएल का 2022-23 का प्रोडक्शन तो पता होगा, लेकिन 2023-24 फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो गया है और एक महीना खत्म हो चुका है, अप्रैल का मंथ खत्म हो चुका है। तो अप्रैल के मंथ में सीसीएल का प्रोडक्शन, ऑफटेक और ओबीआर रिमूवल हम लोग देखते हैं, जो आपके लिए कल के एग्जाम में हो सके तो हेल्पफुल हो सकेगा मे बी। प्रोडक्शन देखिए 23-24 में अप्रैल में 5.43 मिलियन टन का रहा सीसीएल का। यही अगर 2022-23 की बात करें तो 4.99 मिलियन टन था। ऑफटेक देखिए कि कितना कोल डिस्पैच हुआ। डिस्पैच में भी 23-24 का अप्रैल मंथ सीसीएल के लिए अच्छा रहा, 7.65 जो है मिलियन टन डिस्पैच हुआ। 22-23 की बात करें तो 6.13 मिलियन टन का डिस्पैच हुआ था अप्रैल के मंथ में, ठीक है। ओबीआर रिमूवल अगर देखें तो ओबीआर रिमूवल भी इंक्रीज हुआ है, 9.86 ओबीआर रिमूवल है, ये मीटर क्यूबिक में है, ठीक है। पिछले बार का देखें 22-23 में तो 9.47 था, ठीक है। ये सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का आपका अप्रैल का परफॉर्मेंस है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये डाटा आप याद रख लीजिएगा, हो सके कि कल के एग्जाम में से पूछा जा सके। हम लोग अभी 22-23 का भी प्रोडक्शन देखेंगे कि 22-23 में सीसीएल का प्रोडक्शन कैसा था, ग्रोथ कैसा था, अचीवमेंट हुआ टारगेट कि नहीं अचीवमेंट हुआ, ओपन कास्ट से कितना प्रोजेक्ट हुआ, सारा चीज हम लोग एक करके अभी देखेंगे। आप वीडियो में बिना स्किप किए हुए बने रहिए। 22-23 की टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो टारगेट सीसीएल को जो मिला था वो 76 मिलियन टन का मिला था। वेट मैं कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, टारगेट जो सीसीएल को मिला था वो 76 मिलियन टन का टारगेट मिला था। प्रोडक्शन जो अचीव किया है सीसीएल ने 22-23 में वो 76.09 मिलियन टन, यानी जितना टारगेट मिला था उससे कुछ ज्यादा सीसीएल ने अचीव किया। 21-22 का प्रोडक्शन देखें तो 21-22 का प्रोडक्शन था 68.85 मिलियन टन सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस पीडीएफ में हम लोगों को क्या मिलता है। अब देखिए कोल प्रोडक्शन 22-23 में सारा सब्सिडरी का आपको नहीं देखना, आप इसमें सिर्फ सीसीएल का देखिए। सीसीएल का टोटल जो टारगेट था ईयर प्रोडक्शन 76 का था, जैसे मैंने अभी बताया। एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ है 76.09, यानी जितना टारगेट था उससे कुछ ज्यादा। अचीव्ड परसेंट का बात करें तो 100.1, इसका ग्रोथ रेट का बात करें तो 10.5% इसका ग्रोथ रेट रहा है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोल इंडिया लिमिटेड के जितने भी सब्सिडरी है उसमें सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का रैंक कहां था परसेंट ऑफ ग्रोथ में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पीडीएफ से। वेट,
हाँ, इस पीडीएफ से आप अंदाजा लगा सकते हैं सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन ग्रोथ है वो बीसीसीएल का है, नंबर 1 पे रहा बीसीसीएल। उसके बाद आपका देखिएगा तो एससीसीएल है 17.2, उसके बाद 14.9 एमसीएल है, और इस तरह करके आप देख लीजिए कि सीसीएल किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है परसेंटेज ऑफ ग्रोथ पे सीआईएल के सब्सिडरी में। ठीक है, ये प्रोडक्शन आप लोगों ने देख लिया सीसीएल का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड का पूरा प्रोडक्शन देखते हैं अप्रैल मंथ का। ये देखिए पोस्टेड 1 मई 2023 6/19 को किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है अप्रैल में वो अभी तक का हिस्ट्री ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड या कहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है अप्रैल के मंथ में 73.02 मिलियन टन। वैसे आप देखिएगा कि अप्रैल के मंथ में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता नहीं है, क्योंकि मार्च का मंथ फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो सब लोग आराम करते हैं, प्रोडक्शन उतना होता नहीं है। लेकिन इस बार अप्रैल मंथ में 73.02 मिलियन टन का प्रोडक्शन पूरा माइंस, इसमें कोल इंडिया लिमिटेड का जिक्र नहीं है, कोल इंडिया लिमिटेड अभी मैं नीचे बताऊंगा। ऑल टुगेदर माइंस 73.02 मिलियन टन का प्रोडक्शन रहा। पिछले बार की बात करें तो 67.20 मिलियन टन था फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। ठीक है, सॉरी 22-23 में। अब कोल इंडिया लिमिटेड का बात करते हैं हम लोग, तो कोल इंडिया लिमिटेड अप्रैल के मंथ में 57.57 यानी 73.02 मिलियन टन में 57.57 जो प्रोडक्शन है वो कोल इंडिया लिमिटेड का है अप्रैल 2023 में। पिछला बार बात करें अगर 22-23 फाइनेंशियल ईयर अप्रैल मंथ का बात करें तो 53.47 मिलियन टन था, यानी इसमें भी कोल इंडिया लिमिटेड ने इंप्रूवमेंट किया है, अचीवमेंट किया है। उसके बाद अब हम लोग कुछ अवार्ड देखते हैं जो हाल ही में मिला है कोल इंडिया लिमिटेड को। सीआईएल ने सीसीएल को बेस्ट इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी फॉर फाइनेंशियल अकाउंट का अवार्ड दिया था। ये सीसीएल के आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा जो 2 जनवरी 2023 को पोस्ट किया गया था। उसके बाद और हम लोग आगे कुछ अवार्ड देखते हैं। ये अवार्ड नहीं है, अभी हाल ही में सीसीएल ने एक फर्स्ट कोल इंडिया मैराथन को ऑर्गेनाइज किया था जिसमें अबाउट 5500 पार्टिसिपेंट जो है वो भाग लिए थे। ठीक है, पहला कोल इंडिया मैराथन किसने ऑर्गेनाइज कराया है तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ने। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब 21-22 यानी 2022 का हम लोग प्रोडक्शन देखते हैं। अंडरग्राउंड से कितना हुआ, ओपन कास्ट से कितना हुआ, सारा चीज देखिए। प्रोडक्शन जो है अंडरग्राउंड का टोटल 0.755 था, ये 2022 का है, इसको आप 2023 का मत समझ लीजिएगा। ओपन कास्ट 68.091। टोटल प्रोडक्शन की बात करें अगर तो 68.846 प्रोडक्शन रहा 21-22 में, 22-23 में नहीं, 21-22 में सीसीएल का। 22-23 का प्रोडक्शन पे मैंने जिक्र कर दिया। ओवरबर्डन रिमूवल जो था वो 100.066 मिलियन क्यूबिक मीटर था सीसीएल का। इसके बाद अगर आपको 2021, 20, 19, 18, 17 का देखना है तो यहां से देख सकते हैं। वैसे ये कोई काम का है नहीं, इतना पीछे का सीसीएल नहीं पूछेगा। अब लास्ट में हम लोग जो ढोरी खास कोलियरी में एक्सीडेंट हुआ था जो सीसीएल का अब तक का एक तरह समझ लीजिए तो एक डिजास्टरस एक्सीडेंट है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेट ऑफ एक्सीडेंट आप देख लीजिए 28 मई 1965 ढोरी कोलियरी का ये रिपोर्ट है। नंबर ऑफ पर्सन ऑन पेपर जो बताए गए थे कि मारे गए हैं उसमें 268। ये जो हुआ था वो गैस एक्सप्लोजन के कारण हुआ था, मीथेन एक्सप्लोजन के कारण हुआ था। ओनर उस टाइम बोकारो एंड रामगढ़ लिमिटेड था, प्लेस ईस्ट बोकारो कोलफील्ड। अब इस पे हम लोग थोड़ा नजर डालते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ और इसका रीजन क्या था। इससे आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा तो बेटर है। देखते हैं हम लोग। ऑन द नाइट बिटवीन 27 एंड 28 ऑफ मई 1965, 27 और 28 मई के रात के बीच में 1965 में लगभग रात के 1 बजे क्या हुआ था, वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर इन हिस्ट्री ऑफ कोल माइन। सबसे बड़ा डिजास्टर तो आप यूं कह लीजिए कि चास नाला कोलियरी का था जो इनंडेशन के कारण हुआ था। उसके बाद अगर हुआ तो यही हुआ जिसमें 268 पर्सन गैस एक्यूमुलेशन मीथेन एक्सप्लोजन के कारण मारे गए। अब ये हुआ क्यों ये देखते हैं। इट कॉज्ड ट्रेमेंडस मटेरियल डैमेज एंड किल्ड 268 पर्सन, दिस बीइंग द हाईएस्ट नंबर और डेथ इन एन एक्सप्लोजन इन इंडिया। इंडिया में एक्सप्लोजन के कारण माइंस में सबसे अधिक जो डेथ फैटेलिटी रेट है वो है 268 पर्सन का, जो सीसीएल के ढोरी माइंस में हुआ था 1965 में, जिसमें 268 पर्सन मारे गए थे। अब हम लोग इसके बारे में कुछ देखते हैं। बेसिकली मैं आपको डिटेल में ये बता दूं थोड़ा सा समझने के लिए, ये जो एक्सीडेंट हुआ था 1965 के पहले क्या था, बहुत सारे अंडरग्राउंड कोल माइंस को गैसी सीम में कन्वर्ट नहीं किया गया था, मतलब उसको गैसी सीम नहीं माना जाता था, उसको नॉन गैसी सीम माना जाता था। लेकिन 1965 में क्या हुआ कि मीथेन का एक्सप्लोजन हुआ और लैंप से मीथेन क्या हुआ, इग्नाइट हुआ और मीथेन एक्सप्लोजन हो गया जिसमें 268 पर्सन जो मारे गए। उसके बाद से 1965 के बाद से सारे अंडरग्राउंड माइंस को गैसी सीम ऑफ माइंस माना गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इस पीपीटी के बारे में।
ढोरी कोलियरी हैज अ नंबर ऑफ सीम नेमली आमलो, अपर कारगली, लोअर कारगली, बहुत सारा सीम है उसमें से आपको देखना है कि ढोरी खास में किस सीम में एक्सीडेंट हुआ था। एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट ओनली द बेरमो सीम वाज बीइंग वर्क, जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे सिर्फ बेरमो सीम जो है वो अंडरग्राउंड में वर्क होता था। इमीडिएटली साउथ ऑफ द वर्किंग ऑफ द बेरमो सीम देयर वाज अ बिग फॉल्ट नोन एज गोविंदापुर पिचरी फॉल्ट, जस्ट उसके साउथ में यानी बेरमो सीम का जो वर्किंग था जस्ट उसके साउथ में यानी पश्चिम में क्या था, एक बिग फॉल्ट था जिसका नाम था गोविंदापुर पिचरी फॉल्ट। दिस फॉल्ट वाज रिप्रेजेंटेड बाय वेल डिफाइंड क्रस्ट जोन। द नॉर्दर्न अपथ्रोन एरिया वाज हाउएवर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम फॉल्टिंग। ये कुछ डाटा है, ये उतना आपका काम का नहीं है। अब हम इसका देखते हैं कि ये हुआ क्यों था, कॉज ऑफ द एक्सीडेंट देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा आपको अभी पढ़ना नहीं है क्योंकि आपका कल एग्जाम है। थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा कि आपको सीसीएल के बारे में कुछ बता दूं ताकि कल के एग्जाम के लिए आपका कुछ रिकॉल हो जाए। टू राइवल थ्योरी हैड बीन प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ उसमें दो थ्योरी इसमें पुट किया गया कि क्यों हुआ है। अब हम लोग देखते हैं। द थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ माइंस, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस के थ्योरी में जो आया वो क्या आया, एक्यूमुलेशन ऑफ फायर डंप के कारण, मतलब मीथेन का जमाव के कारण ये एक्सप्लोजन हुआ। किस लेवल पे हुआ, 15 लेवल साउथ ऑफ BI 10A इंक्लाइन प्रायर टू द एक्सीडेंट। इट वाज इग्नाइटेड बाय हुरिकेन लालटेन ऑफ अ पर्सन हु एंटर्ड दिस गैलरी। वो गैलरी में एक पर्सन लालटेन हुरिकेन लालटेन लेके गया, लालटेन के कारण उसके फ्लेम के कारण मीथेन जो एक्यूमुलेट था वो इग्नाइट हो गया। अभी तक ये रीजन क्लियर नहीं हुआ है कि उस गैलरी में, वो जो गैलरी था उस टाइम पे वर्क नहीं किया जा रहा था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जब वर्क किया नहीं जा रहा था तो वो पर्सन लालटेन लेके गया क्यों। इसका रीजन अभी तक डेफिनेटली फिक्स्ड नहीं है कि वो पर्सन उसमें क्यों गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि मीथेन जो है वो इग्नाइट हो गया और फायर डंप एक्सप्लोजन वहां पे हो गया। ठीक है, और इसमें 268 पर्सन जो है वो मारे गए। सीसीएल का ये समझिए कि वर्स्ट डिजास्टर है 1965 ढोरी कोलियरी में। ठीक है, द मैनेजर हाउएवर रिपीटेड द अबव थ्योरी एंड हेल्ड दैट द एक्सप्लोजन वाज द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट ऑफ सैबोटेज। दिस आइडिया प्रोबेबली हैड इट्स ओरिजिन इन द 45-day स्ट्राइक व्हिच वाज कॉल्ड ऑफ ओनली अ वीक बिफोर द डे ऑफ द एक्सप्लोजन। ये कुछ बातें हैं, आप इसको देख लीजिए, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिमाग में आप बैठा लीजिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। अगर नहीं भी मिला तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कल के आपके सीसीएल के सरदार एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम देके आइएगा, ज्यादा प्रेशर मत लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।